सबसे पहले तो बिना टेंशन के, बिना कुछ भी पुराना सोचे कि हमारा क्यों नहीं क्लियर हुआ, या किसी ने जिसने फर्स्ट टाइम देना है, बस अपनी लग के तैयारी करनी है। आप सबको भी पता है लॉ कितना जरूरी है और कितना थोड़ा बाकी सब्जेक्ट से अलग है ना। थोड़ा सा इसमें हमें स्पेशल एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, ये मुझे नहीं लग रहा बात बताने की जरूरत है। तो हम लोग ये जो हमारे पास महीना 1.5 महीना है, इसमें लॉ की तैयारी ऐसे करेंगे कि हमें अपनी तरफ से और ज्यादा उसके बाद और ज्यादा करने की जरूरत ना पड़े, बस एक रिवीजन दें और हम पेपर दें। ठीक है, इसके लिए बेटा अकेले मेरे एफर्ट्स नहीं काम आएंगे, आपको मेरे साथ उतना ही चलना पड़ेगा जितना मैं चलूंगी। ठीक है, हम दोनों हाथ से हाथ मिला के हम सारे चलेंगे तो आप देखना लॉ कुछ भी नहीं लगेगा। पहले तो दिमाग से ये हवा निकाल दो कि लॉ बहुत टफ है और हमारा लॉ में रह जाएगा, या लॉ ही क्लियर नहीं होती। वो क्यों क्लियर नहीं होती? क्योंकि हमने इसे बहुत बड़ी कोई चीज बना रखा है। नया नया सब्जेक्ट पढ़ते हो, एकदम से नहीं आइडिया होता क्या करना है। आई जाओ, एक बार सीख लोगे ना तो बहुत आसान चीज बन जाएगी। ठीक है ना। अगर इस बार भी आप लोगों ने देखा हो, लॉ का पेपर बहुत आसान था, बहुत इजी था, बच्चों ने बहुत यही रिव्यूज दिए हैं कि मैम पेपर बहुत आसान था, आता था, लिखा भी गया, फिर भी नंबर नहीं आए, क्योंकि ICAI आपसे कुछ डिफरेंट चाहता है। डिफरेंट क्या चाहता है? वो चाहता है जो बुक्स में लिखा है आप वही लिख के आओ, उसके सामने वही प्रेजेंट करो। पूछते हो ना मैम अपनी लैंग्वेज लिखाएं, हम कितने लॉ एक्सपर्ट हैं बेटा जो अपनी लैंग्वेज लिखाएंगे और वो लॉ की लैंग्वेज बन जाएगी। ठीक है ना। लॉ जिन्होंने लिखा है क्या है? वो अपनी फील्ड में लीगल एक्सपर्ट्स ने लिखा है। आपको पता है ना लॉ कैसे बनता है? कुछ एक्सपर्ट्स की टीम मिलती है, लॉ लिखते हैं, लोकसभा में और राज्यसभा में पास होता है, प्रेसिडेंट से कंसेंट मिलती है। तो क्या बेटा हम जैसे लोग लॉ लिख रहे हैं? नहीं, वो एक्सपर्ट्स लिख रहे हैं। तो एक तो ये बात खत्म कर दो मैम अपनी लैंग्वेज में लॉ लिख दे, नहीं लिख सकते अपनी लैंग्वेज में लॉ। जो लैंग्वेज आपको बुक्स में दी गई है, जो हमारी तरफ से मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है, वो लॉ की लैंग्वेज है। ठीक है, इसे रट्टा मारना भी नहीं कहेंगे बेटा, इसको हम अंडरस्टैंडिंग कहेंगे। कल को अगर आपके पास क्लाइंट आके बोलेगा कि सर हमारा एग्रीमेंट ड्राफ्ट कर दो, लॉ में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट बना के देना होगा, वहां अपनी लैंग्वेज लिखोगे? नहीं भाई, एक्सपर्ट लैंग्वेज लिखोगे, तभी उस अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलेंगे कि हाँ जी बहुत इफेक्टिव है। ठीक है, तो जो पढ़ेंगे हम वही लिखेंगे, कोशिश हमने पूरी यही रखनी है। ठीक है, करें शुरू फिर। तो मैंने सोचा है हम लोग शुरू करते हैं। आप सबको पता है लॉ में क्या क्या सिलेबस है लॉ का? पता है, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, नेगोशिएबल एक्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट, ये 7 चैप्टर्स आपके लॉ का सिलेबस बनते हैं। ठीक है जी, सब अलग अलग वेटेज के हिसाब से आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो मैं सोच रही हूं जो ये लॉ है आपका शुरू कराया जाए कंपनीज एक्ट से। ठीक है, कितने नंबर के लिए पेपर में पूछा जाता है, कोई आइडिया? 20-25, मतलब 20 नंबर के लिए लगा लो। हम अब 3-4 दिन लग के 20 नंबर की तैयारी करते हैं। कितने मार्क्स के लिए? क्या 100 में से 20 नंबर बेटा, कोई कम भी नहीं है। ठीक है ना, आपको 7-7 नंबर के क्वेश्चन भी कंपनी लॉ पे मिलेंगे, कंपनीज एक्ट पे मिलेंगे। तो ऐसे तैयारी करेंगे कि इसमें जो भी पूछ लिया जाए हम उसे लिख पाएंगे। ठीक है, बस मेरे साथ चलना है, बोल बोल के लिख लिख के हम लोग लॉ की प्रैक्टिस करेंगे। भाई इतनी लेट एंट्रीज कल से अलाउड नहीं है। चलो आइंदा से ध्यान रखना है, 1 मिनट का टाइम दोया करूंगी बस, क्लास में एंटर हो गए वरना क्लास बंद। ठीक है, चलो नहीं बैठो, आप अपना करो।
चलिए जी, सबसे पहले क्या शुरू करने जा रहे हैं? बुक्स हैं सबके पास जो इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड की हुई हैं, उसी में से पढ़ेंगे, कुछ और यूज नहीं करेंगे। आओ आओ आओ। कंपनीज एक्ट ईयर कौन सा है? 2013। बिगनिंग हम कुछ नहीं करेंगे, वैसे पढ़ने के लिए क्लास में मैं बहुत कुछ आपको पढ़ा देती होती हूं। चलो 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 चलो, एक तो ना एक पॉजिटिव माइंड के सेट के साथ क्लास में बैठना है, ठीक है ना? मैं नहीं कर पाऊंगा, लॉ मेरे से नहीं होगा, ये बात ना मुझे सुनने को मिले किसी से भी। थोड़े जे एफर्ट बेटा पाने हैं, ठीक है ना? जिमें नमी नमी सहेली जो बनाने हो ओते भी एफर्ट लाने हो ना। शुरू शुरू तो वो भी समझ नहीं आती भी ये रुस क्यों गई, ये खुश क्यों है ना? ऐदा ही लॉ शुरू शुरू तो शुरू वाले नहीं है, शुरू शुरू समझ नहीं आती, बट एक बार समझोगे ना बहुत अच्छी तरह समझ आओगे। शुरू वाला सब सोच दो, छोड़ दो। हम लोग शुरू करेंगे, जो मेन टॉपिक हमारा शुरू होता है दैट इज फीचर्स ऑफ कंपनी। कंपनीज एक्ट किसके बारे में पढ़ेंगे? कंपनी के बारे में। इस कंपनी के क्या पढ़ने जा रहे हैं? फीचर्स। इन्हीं फीचर्स को पढ़ के हमें क्या समझ आएगी? व्हाट इज अ कंपनी। इस कंपनी वर्ड को हम +1 से सुनना शुरू कर देते हैं, तो ये कंपनी है क्या, इसके फीचर्स से इसको समझते हैं। करें शुरू। टोटल कितने फीचर हैं कंपनी के? 6 फीचर हैं जो आप सबको दिख रहे हैं ना? एक बार बोल दो। सेपरेट लीगल, सेकेंड परपेचुअल सक्सेशन, थर्ड, फोर्थ, 5 हैं, फिफ्थ कॉमन सी। 5 फीचर्स हैं हर कंपनी में जो होते हैं, ठीक है? अब इन पे इंडिपेंडेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं साइड बाय साइड आपको बताई भी जाऊंगी किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। फिर हम घर पे मैं आपको क्वेश्चंस लिखने के लिए दिया करूंगी, वो आप मेरे से चेक करवाया करोगे, ठीक है? ये डेली बेसिस पे चलेगा, तो थोड़े से प्रैक्टिस करो। रिटन प्रैक्टिस भी जिसको नहीं है, क्योंकि लॉ में बच्चे इसी चीज में थोड़ा मुश्किल करते हैं। चलिए जी, सबसे पहला फीचर कंपनी का क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या फीचर है? मतलब once a company is formed, it becomes a separate person from that of its members or shareholders। जैसा बोलेंगे वैसे ही पेपर में लिख पाओगे, तो कोशिश करेंगे हम ऐसे ही रिवाइज करें इसे। सेपरेट लीगल एंटिटी का क्या मतलब है? एक बार कंपनी क्या हो गई? रजिस्टर, उसके पास क्या आ जाती है? लीगल पर्सनालिटी। जो सब राइट्स और पावर्स एक ह्यूमन बीइंग के पास होती हैं, वो किसके पास भी आ जाती हैं? कंपनी के पास। मतलब कंपनी क्या कर पाती है? प्रॉपर्टी ओन कर पाती है। क्या कर पाती है? बैंक अकाउंट। क्या ले सकती है? लोन। क्या इनकर कर सकती है? एंड क्या एंटर कर सकती है? कॉन्ट्रैक्ट। मतलब एक बार कंपनी बन गई, अब उसको कैसे जाना जाएगा? उसके अपने नाम से, ना कि उसको बनाने वालों के नाम से। कंपनी बन गई, मान लो कंपनी का नाम क्या रखा हमने? ABC लिमिटेड। क्या नाम रखा? इसको बनाने वाले 2 लोग हैं, राज और राहुल। कंपनी बन गई, इसे क्या मिल गया? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब मैं क्या बोलूंगी? राज एंड राहुल की कंपनी। क्या बोलूंगी? ABC लिमिटेड। कल को कोई प्रॉपर्टी खरीदी जाएगी, किसका नाम लिखा जाएगा? ABC लिमिटेड। कोई बैंक अकाउंट खुलेगा, किसके नाम पे होगा? ABC लिमिटेड। मतलब इसके बनाने वाले अलग और कंपनी अलग। यही आपको इस फीचर में समझाया गया है कि एक बार कंपनी आ गई एग्जिस्टेंस में, इट विल हैव अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस एंड विल नॉट बी कंफ्यूज्ड विद द पर्संस जिन्होंने इसे बनाया है। तो कल को आपको इस फीचर पे क्वेश्चन आ गया, क्या लिख के आओगे? बताओ भाई। सेपरेट लीगल एंटिटी पूछ लिया आपको एग्जामिनर ने, क्या बोलोगे? द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ अ कंपनी इज इट मीन्स is registered, it is clothed with, it is clothed लिख सकते हो या it gets लिख सकते हो।
it gets a legal personality. It comes to have the same powers and rights as that of a human being. It can own property, have, incur, raise loan. It is distinct and separate from that of its member. 4-5 लाइनें लिखो, आपने समझा दिया क्या होता है. फिर बता दो, इट वॉज ऑल्सो हेल्ड इन वन ऑफ द केस लॉ ऑफ मैक्योरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड. केसेस लिखोगे, केसेस लिखोगे. मैं आपको सेक्शंस के लिए कतई नहीं बोलूंगी कि सेक्शंस लिख के आओ, बट क्या केसेस रेफर करोगे? केसेस बिल्कुल रेफर करो. बट बेटा केसेस के फैक्ट्स हमारे लिए नहीं है. केसेस के फैक्ट्स किस लिए होते हैं? जस्ट रीड. क्योंकि फैक्ट्स क्या बन के आते हैं? केस स्टडी. फिर आपको आंसर क्या करना होता है? जो उसमें क्या हुआ, हेल्ड हुआ. ठीक है. केस में क्या हुआ था? मैक्योरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस में एक कंपनी थी जिसका सारा कुछ किसके पास था? मैक्योरा के पास. एक पर्सन था जिसका नाम था मैक्योरा. कंपनी ने अपनी प्रॉपर्टी को इंश्योर करवाया, बट जो इंश्योरेंस ली, इंश्योरेंस के कागज बने, उस पे मैक्योरा ने अपना नाम लिखवा दिया. क्या होना चाहिए था? किसके नाम से इंश्योरेंस लेनी चाहिए थी? कंपनी के नाम पे. क्या कंपनी के नाम पे इंश्योरेंस ली जा सकती है? हमने अभी बोला कंपनी अलग, सेपरेट लीगल पर्सन. बाद में जब क्लेम लेने की बारी आई, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम देने से मना कर दिया. क्या बोला? कि प्रॉपर्टी किसके नाम पे इंश्योर होनी चाहिए थी? कंपनी के नाम से. कंपनी का नाम क्या था? नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड. तो क्या कंपनी को इंश्योरेंस का क्लेम मिला? कंपनी की प्रॉपर्टी जल गई थी, क्या कोई क्लेम मिला? नहीं मिला. क्या बोला बेटा? इंश्योरेंस कंपनी वॉज नॉट लायबल. वाई नॉट लायबल? कहते किसी भी शेयर होल्डर का कंपनी की प्रॉपर्टी में कोई राइट, कोई इंटरेस्ट नहीं होता. हेंस सिंस टिम्बर, कंपनी की जो प्रॉपर्टी जली थी, वॉज नॉट इंश्योर्ड इन, तो मैक्योरा क्या क्लेम नहीं कर सकता? कॉम्पनसेशन. किससे? क्या इससे आपको और पता चल गया कि कंपनी अलग और उसके शेयर होल्डर अलग? इस केस से और पक्का हो गया कि कंपनी अलग और उसके मेंबर या शेयर होल्डर अलग. कि कंपनी की प्रॉपर्टी किसकी प्रॉपर्टी? कंपनी की प्रॉपर्टी, ना कि उसके किसी शेयर होल्डर. बताओ जी, इस फीचर में कुछ भी पूछना हो, कुछ भी आपको डाउट लग रहा हो, फीचर का नाम क्या है? यहां सेम लाइंस बाद में बेटा रिपीट की हैं. पहली ये 4-5 लाइंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है. पहला फीचर क्लियर है? सेपरेट लीगल एंटिटी. दूसरे फीचर की तरफ बढ़े. दूसरा फीचर कंपनी का क्या है? परपेचुअल सक्सेशन. परपेचुअल का मतलब होता है कंटिन्यूअस. सक्सेशन का मतलब एग्जिस्टेंस. अब बताओ क्या मतलब बना इस फीचर का? कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस. कि कभी बंद नहीं होती है, ये हमेशा एग्जिस्टेंस में रहती है. देखो मान लो बेटा, मेरी अदालत बाजार में एक दुकान है, कपड़े बेचती हूं मैं. ठीक है, मैं बीमार पड़ गई, मैं अकेली संभालने वाली हूं. क्या दुकान बंद करनी पड़ेगी? करनी पड़ेगी. कल को मुझे हो गया कुछ, मैं नहीं संभाल पाई दुकान, क्या परमानेंटली बेचनी पड़ेगी? पड़ेगी कि नहीं? मतलब क्या मेरी दुकान और मेरी पहचान सेम है? सेम है. ठीक है ना. मेरा आगे कोई वारिस नहीं है जो उसे संभाल सके, बंद करनी पड़ेगी. बट कंपनी में ऐसा नहीं होता. चाहे कंपनी के सारे मेंबर, सारे डायरेक्टर मर भी जाएं, फिर भी कंपनी बंद नहीं होती. फिर कंपनी कब बंद होती है? जब उसे बंद किया जाता है. बंद कैसे किया जाता है? बाय फॉलोइंग द प्रोसेस ऑफ लॉ. बनती कैसे है? बाय फॉलोइंग द प्रोसेस ऑफ लॉ. बंद भी कैसे होगी? बाय फॉलोइंग द प्रोसेस ऑफ लॉ. बहुत कॉमन फीचर जो आपको केस स्टडी में पूछा जाता है. क्या कहते हैं आपको? आईसीआई क्या कहता है? कहते कंपनी के 5 मेंबर थे, शिप से जा रहे थे, शिप डूब गई. बताओ कंपनी बंद करनी पड़ेगी? सीधा लिखोगे नहीं बंद करनी पड़ेगी कि पहले समझाओगे? एक तो लॉ में सीधा आंसर नहीं देना है, पहले आपको समझाना है. क्या बोलोगे?
द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी इज नॉट अफेक्टेड बाय ऑफ इट्स मेंबर. चेंज इन शेयर होल्डर्स डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपनी. एक बहुत मशहूर लाइन लिख दोगे, मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, कंपनी गोज ऑन फॉरएवर. कंपनी कौन सा पर्सन है? क्यों आर्टिफिशियल बोला? बिकॉज इट इज क्रिएटेड बाय लॉ. कब खत्म होगी? एज पर लॉ. कंपनी गोज ऑन फॉरएवर अंटिल इट इज. इतना लिखो, एंड में लिखो नो, कंपनी विल कंटिन्यू टू बी इन एग्जिस्टेंस इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ऑल द मेंबर्स हैव डाइड. ठीक है. फिर आपसे पूछेंगे फिर कौन संभालेगा? मेंबर तो मर गए. फिर आप ये बताओ, डेथ के केस में कौन आ जाते हैं? कोई नॉमिनी या लीगल रिप्रेजेंट. और कंपनी अगर इंसॉल्वेंट हो गई तो ऑफिशियल असाइनी या ऑफिशियल. वैसे तो ये पूछा ही नहीं जाता, बस ये यहां तक आपका काम चल जाता है. बाकी ये लाइंस, ये सेम जो एग्जाम्पल है क्या बन के आता है आपको? केस स्टडी 3 मार्क्स में बना दोगे. 3 मार्क्स का क्वेश्चन. एक तो लॉ में लेंथ आप सबको पता है मैटर नहीं करती है. चाहे ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आए फिर भी उतना ही लिखोगे, चाहे ये 3 मार्क्स में आए फिर भी उतना ही लिखोगे. कोई वेलियां मारने नहीं हम बैठेंगे. जितना हमारा आंसर है बस उतना ही लिख के आएंगे. ठीक है. मैं आप सबको एक क्वेश्चन बताऊंगी परपेचुअल सक्सेशन पे. एक सेपरेट, एक तो रिटन प्रैक्टिस की नोटबुक लगा लो. ठीक है. जिसमें आप सब डेली बेसिस पे क्या लिख के देखोगे अपने आंसर्स, और बकायदा मेरे से चेक करवाया करोगे. चेक कैसे करवाने हैं मैं आपको बता दूंगी. क्लियर है? सब एक नोटबुक लगाएंगे और उसमें डेली बेसिस पे लॉ के क्वेश्चंस को क्या करोगे? रिटर्न प्रैक्टिस करोगे. क्योंकि हमें समझ आ जाता है. दिक्कत कब आती है? जब लिखना पड़ता है वो चीज. तो हम मेक श्योर करेंगे जो भी हमारा टाइम है हम इसको बेस्ट यूटिलाइज करें कि जनवरी के शुरू में या दिसंबर के एंड में कोई पैनिक अटैक ना आए कि यार लॉ तो लिखनी नहीं आंदी हुण की करिए. क्योंकि अपनी ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਨੇ ਆ ਨਾ. ਐਕਟਿਵ ਮੋਡ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਨੇ ਆ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਨੇੜੇ ਜੇ ਹੋਏ. ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਐਕਟਿਵ ਮੋਡ ਤੇ ਆ ਜਾਾਂਗੇ. ਉਹ स्विच अपना ऑन कर लो एक्टिव मोड वाला. ठीक है. बहुत अच्छा टाइम है. पहले नहीं भी पढ़े अब पढ़ लो, कोई बात नहीं. चलिए जी, परपेचुअल सक्सेशन क्लियर है. सेम एग्जाम्पल देखो क्या कह रहे हैं. एक कंपनी थी जिसके 7 मेंबर थे, सबके सब एयरक्राफ्ट में. डिस्पाइट दिस कंपनी स्टिल किसके अनलाइक? पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस. पार्टनरशिप खत्म करनी पड़ती है. कौन चलती रहती है? कंपनी. तो इसी से पता चलता है. पहले 4th फीचर पे आते हैं. कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन. देखो 2 तरह के लोग होते हैं. एक नेचुरल, एक नेचुरल आप सबको पता है. हम सब कौन से लोग हैं? नेचुरल. हम कैसे आए आप सबको पता है. बट कंपनी को आर्टिफिशियल क्यों बोला? क्योंकि कंपनी जैसे ह्यूमन बींग्स पैदा होते हैं वैसे पैदा किसके थ्रू आती है? बाय अ प्रोसेस ऑफ लॉ. तो क्या कौन सा पर्सन बोलते हैं? आर्टिव. बट है तो पर्सन. तो पर्सन वाले बहुत सारे काम कर सकती है. क्योंकि आर्टिफिशियल है बहुत सारे काम नहीं कर सकती. ठीक है. कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन. क्योंकि क्रिएटेड बाय, नॉट बाय. आज के बाद आपसे कोई पूछे वाई कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, बता पाओगे? बिकॉज क्रिएटेड बाय लॉ, नॉट बाय. सिंस इट इज अ पर्सन तो है तो बहुत सारे क्या मिलेंगे? राइट्स ऑफ एन. क्या क्या है बेटा जो इंडिविजुअल वाला कर पाएगी? बोल दो एक बार. अभी पढ़ के आए सेपरेट लीगल एंटिटी में. रेज लोन. एक तो शर्माओ मत, सब बोलेंगे. इट कैन ओन प्रॉपर्टी, हैव, रेज, इनकर एंड एंटर इनटू. इट कैन डू एवरीथिंग विच एनी नेचुरल एक्सेप्ट है आर्टिफिशियल. शादी कर सकती है, जेल जा सकती है, सीए बन सकती है. वो सब कौन से पर्सन बन सकते हैं? नेचुरल. जेल नहीं जा सकती, कस्में नहीं खा सकती जो आप सब खाते हो. तेरी कसम, मम्मी की कसम, उसकी कसम, फलानी कसम. शादी नहीं कर सकती, ये तो सबसे बुरी बात हो गई. कोई लर्नड प्रोफेशन कैरी नहीं कर सकती. ठीक है. आप लोगों की तरह से ये नहीं बन सकती. बट क्योंकि पर क्या तो क्या है? ये लीगल पर्सन इन इट्स ओन.
तो अगर आज के बाद आपसे पूछे आर्टिफिशियल लीगल पर्सन एक्सप्लेन करो, क्या बोलोगे? कंपनी इज एन, बिकॉज इट इज क्रिएटेड बाय अ प्रोसेस ऑफ लॉ, नॉट बाय, सिंस इट इज अ पर्सन इट कैन डू many things, बता दोगे which a person can do, but since artificial cannot do बहुत सारी चीजें which a natural person can. आर्टिफिशियल है, खुद काम भी नहीं कर सकती, तो किसके थ्रू काम करती है भाई? कंपनी के काम कौन करते हैं? डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो आर्टिफिशियल है तो बहुत सारे काम, कंपनी के सारे काम कौन करते हैं? डायरेक्टर, विच आर कॉल्ड एजेंट। तो ये कंपनी के एजेंट्स हैं, ना कि मेंबर्स के एजेंट। ऐसा क्यों बोला बेटा? ये लाइन क्यों ऐड की? दे आर नॉट द एजेंट्स ऑफ मेंबर्स, क्योंकि वो कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, उनके मेंबर के लिए काम नहीं कर रहे। हाँ, कंपनी अलग, मेंबर अलग। यही बातें आपको बस बहुत क्लियरली इसी लैंग्वेज में पेपर में समझानी, ठीक है ना? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्लियर है सबको? क्योंकि कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है तो खुद साइन अपने हाथों से नहीं कर सकती, कोई ना कोई स्टैंप है जो उठा के कंपनी के कागज पे लगानी पड़ती है, एंड दैट स्टैंप इज कॉल्ड कॉमन सील। तो हाउ डू यू डिफाइन कॉमन सील? कॉमन सील इज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ अ कंपनी। कहां लगाई जाएगी? ऑन एवरी डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी विच इट नीड्स टू साइन। क्या उठा के लगा दोगे? कॉमन सील, ठीक है? आर्टिफिशियल पर्सन खुद साइन नहीं कर सकती, क्या यूज करेंगे? कॉमन। कॉमन सील क्या है? कौन अफिक्स लगाएगा भी? कौन? या फिर कंपनी के एम्प्लॉयज। किस पे? किस तरह की होती है? मेटल की सील होती है, विच इज अ सिंबल ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। अब जो बहुत जरूरी अमेंडमेंट हुई 2015 में, क्वेश्चन पूछा जाता है, इज अफिक्सिंग कॉमन सील कंपल्सरी? द आंसर विल बी नो। बताओगे ऐसा क्या हुआ? बोलोगे 2015 में क्या आई? एक अमेंडमेंट आई और कॉमन सील को क्या कर दिया गया? कहां लिखा है? ऑप्शनल कर दिया गया। क्या कर दिया गया? ईयर याद रखना है, किस ईयर में? प्रॉपर बेटा समझा रहे हो तो उसे समझाओ, सीधा ऐसे ना लिखो नो इट इज नॉट कंपल्सरी, उसे रीजन दो व्हाई इट इज नॉट कंपल्सरी। बोलो कंपनीज अमेंडमेंट आई 2015 में और कॉमन सील को क्या कर दिया गया? ऑप्शन। अगर याद रख सकते हो साथ में ये रखो, कॉमन सील का सेक्शन है 9, वहां से ये वर्ड एंड अ कॉमन सील हटा दिए गए, और इसको हटाने का मतलब अब से कॉमन सील क्या कर दी गई? ऑप्शन। क्या रीजन, क्या वजह रही, क्यों कॉमन सील ऑप्शनल कर दी? बेटा 2 रीजन दिए। कहते एक तो सील चक के लाओ, ऐ लादा पुराने जमाने के राजे महाराजियां का काम है। पुराने जमाने में होता था ना, ये सील्स लगती थी। कहते आज हम कौन से जमाने में रह रहे हैं? मॉडर्न। तो हमें वक्त के साथ अपने आप को बदलना चाहिए। दूसरा रीजन दिया कि यूएसए जैसी, यूके जैसी कंट्रीज में 2006 से ये क्या हो चुकी है? ऑप्शनल। तो हम तो अब भी 15 में है, हमें भी अब क्या कर देनी चाहिए? ऑप्शनल। ठीक है, जब ये क्वेश्चन आएगा ना फिक्सिंग कॉमन सील कंपलसरी है कि नहीं, ये बताओगे सारा। तो आज की डेट में फिर अगर कंपनी ने साइन करने हैं, कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। नहीं लिखोगे यही मार खाते हो, आपके फैक्ट्स ही क्लियर नहीं है। एनी 2 डायरेक्टर, कौन साइन करेंगे फिर आज के बाद? एनी 2। और अगर कंपनी के पास ये पर्सन है, ये कौन है? कंपनी सेक्रेटरी। कौन सी कंपनी? कुछ कंपनीज के पास ये कंपलसरी होता है रखना। अगर है तो एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी। तो ये बोल्ड वाली लाइन एक बार जल्दी से जोर से पढ़ दो। इन केस अ कंपनी, आज के बाद बोलोगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोलोगे वहां बहुत वेग आंसर हो जाता है बेटा। वेग मतलब कि कुछ भी लिखा है, इसे पता ही नहीं है।
ठीक है ना। आपके पास कोई सलाह लेने आ गया, बोलोगे भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से साइन करवा दो, वो कहेंगे जी हमारे 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो 15 तक हो सकते हैं ना, वो कहेंगे जी हमारे 10 डायरेक्टर हैं, 10 से साइन करवाने हैं। फिर उसे क्लियरली बताओ, क्या बोलोगे? एनी 2 डायरेक्टर। पहले तो उससे पूछो कि भाई तेरे पास कंपनी सेक्रेटरी है? नहीं है तो 2 डायरेक्टर, है तो 1 डायरेक्टर और 1 कंपनी। कब? whenever the company has appointed a। इतना बोलो और काम फारिग करो। क्यों कंफ्यूज करते हो? एग्जामिनर को भी आपसे यही लाइन चाहिए। बहुत कॉमन क्वेश्चन इसके ऊपर भी आता है। परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, आरटीपीज, एमटीपीज। आप लोगों के पास समरी है ना, समरी के पीछे ना आरटीपीज एमटीपीज लगे हैं। लॉ की समरी के पीछे आरटीपीज और एमटीपीज लगे हैं। हम उन्हीं में से प्रैक्टिस करेंगे। ये 2 क्वेश्चन बहुत कॉमनली मिल जाएंगे, ठीक है। 5 नंबर के लिए, 3 नंबर के लिए, 6 नंबर के लिए बहुत कॉमनली। कॉमन सील क्लियर है? डायरेक्ट कॉमन सील पे आ गया। पहले ये तीनों लाइन समझाओगे, फिर ऑप्शनल वाला भी बताओ। अब लास्ट फीचर एक कंपनी का रह गया, दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर जिसकी वजह से लोग कंपनी बनाते हैं और क्या नहीं बनाते? पार्टनरशिप नहीं बनाते। क्यों? पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड। मतलब अनलिमिटेड मतलब पर्सनल एसेट भी, घर बार भी बेचना पड़ सकता है पार्टनरशिप के क्या चुकाने के लिए? लोन। बट यहां लिमिटेड। किसकी में लायबिलिटी लिमिटेड? इसमें कंपनी में किसकी लायबिलिटी? यहां से मार्क करो, लायबिलिटी ऑफ अ मेंबर डिपेंड्स अपॉन द liability of a member is limited and depends upon the kind of company of which he is a member। तो लाइबिलिटी के बेसिस पे 2 तरह की कंपनीज है, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय शेयर्स में कितनी हद तक लाइबिलिटी है मेंबर्स की? जितने की उन्होंने क्या खरीदे हैं? शेयर्स। ठीक है। कल को कितने पैसे उनसे हम मंगवा सकते हैं? क्या बोलते हैं उसे? अप टू द एक्सटेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर। इससे ज्यादा, अनपेड वैल्यू से ज्यादा पैसे उनसे नहीं मंगवाए जाए। मैंने रिलायंस में 1 लाख रुपया लगाया, ठीक है, 10,000 शेयर खरीदे। कितने का हर शेयर? 10 रुपए का। 10,000 शेयर खरीदे, हर शेयर कितने का? 10 रुपए का। मैं पर शेयर 6 रुपए दे चुकी हूं। कंपनी कॉल्स करती है ना, पर शेयर 6 रुपया दे चुकी हूं। कितने पैसे दे चुकी हूं? 6,000, 60,000। कितने पैसे दे चुकी हूं? 60,000। कितने मैक्सिमम मंगवाए जा सकते हैं? 40,000। मेरी लायबिलिटी कितनी? व्हाट इज दिस 40,000? व्हाट इज दिस 40,000? अनपेड वैल्यू ऑन शेयर्स। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में कितनी लायबिलिटी होती है? अप टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड वैल्यू ऑन शेयर। जितने भी शेयर्स पे पैसे हमने पे नहीं किए, उतने पैसे हमसे मंगवाए जा सकते हैं। कब? एट एनी टाइम। ये पैसे कॉल करके मेरे से कभी भी मंगवाए जा सकते हैं। दूसरी कौन सी कंपनी होती है लिमिटेड बाय गारंटी? बेटा ये वो कंपनीज होती हैं जो शेयर कैपिटल की फॉर्म में पैसा रेज नहीं करती, डोनेशन, फीस, सब्सक्रिप्शन के बेस पे करती हैं। इन्हें हम सेक्शन 8 कंपनीज भी बोलते हैं। सुना है कभी ये नाम? नॉन प्रॉफिट कंपनीज, चैरिटेबल कंपनी, गारंटी कंपनी जो शेयर कैपिटल की फॉर्म में पैसा नहीं लेती। फिर इसमें मेंबर से हम कितना पैसा मंगवाएंगे? हर मेंबर से क्या ली जाती है? गारंटी। कितनी गारंटी दो कि आप कल को अगर कंपनी को कुछ हुआ इतना पैसा दोगे। तो मेंबर्स कितने हद तक के लिए बुलाए जाएंगे? अमाउंट गारंटेड। एंड ये लाइन पढ़ के बताओ क्या लिखा है। ये पैसे सिर्फ कब मंगवाए जाएंगे? व्हेन कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन। मतलब व्हेन कंपनी की क्या हो गई? वाइंडिंग अप। तो क्या शेयर्स वाली और गारंटी कंपनी में कोई फर्क है? 2 फर्क बता दो, शेयर कंपनी में, गारंटी कंपनी में। कोई भी 2 फर्क। शेयर वाली में
लायबिलिटी कितनी होती है शेयर वाली में? अप टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स और अप टू अनपेड अमाउंट ऑन शेयर। गारंटी वाली में अप टू अमाउंट गारंटेड। शेयर वाली में पैसे कब मंगवाए जा सकते हैं? गारंटी वाली में ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप लिक्विडेशन। तो अगर आपसे शेयर वाली कंपनी और गारंटी कंपनी पे राइट अ शॉर्ट नोट बोल दिया, ये लिखोगे, दो डिफरेंसेस मांग लिए तो ये लिखो। फिर एक कंपनी और बच गई, दैट इज अनलिमिटेड। नाम से क्या लग रहा है? कंपनी में भी ऐसी कंपनी बनाई जा सकती है जिसमें लायबिलिटी क्या होगी, मतलब इसमें मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होगी? अनलिमिटेड। तो ये 5 कंपनी के क्या हैं? फीचर्स। देखो भाई, एक बार देख लो, गो थ्रू हो जाओ, कुछ भी मेरे से पूछना है 5 फीचर में पूछो, कुछ भी, कोई भी लाइन आप सोच पा रहे हो कि मैम ये नहीं लिखी जाएगी हमसे, ये हमें समझ नहीं आ रही, कॉमन सील पे शॉर्ट नोट आ गया, लिख पाओगे? लिमिटेड लायबिलिटी पे कर दोगे सारे? बढ़े आगे, बहुत सिंपल पार्ट है कंपनी लॉ का, बट क्वेश्चन भी आते हैं। चलें आगे, कुछ भी पूछना हो, पानी पीते रहो। हाँ जी बोलो। सेपरेट लीगल एंटिटी का ई, इट इज एट लॉ अ पर्सन डिफरेंट फ्रॉम सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम। पहले तो मुझे ये बताओ, जब कंपनी बनती है 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं, MOA एंड, सबको पता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम में एंड में, मेमोरेंडम के एंड में जो कंपनी बनाते हैं ना, वो लोग साइन करते हैं, एंड दैट पर्सन्स आर कॉल्ड सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम। इसके साथ ऊपर ब्रैकेट में लिख लो, दे आर कॉल्ड फर्स्ट मेंबर्स। कंपनी के सबसे पहले मेंबर कौन होते हैं? सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम। प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 होंगे, पब्लिक में कम से कम 7 होंगे, और ओपीसी में 1। प्राइवेट में मिनिमम मेंबर कितने हैं? 2, पब्लिक में 7, ओपीसी में 1। सब्सक्राइब करेंगे मेमोरेंडम, सब्सक्राइब मतलब साइन। तो कहते जब कंपनी बन जाएगी, कहते इन सब्सक्राइबर्स से बिल्कुल अलग हो जाएगी। हाँ कि ना? ये बात सही है? हु आर सब्सक्राइबर्स? दे आर द फर्स्ट मेंबर्स ऑफ द कंपनी। तो कंपनी बनने के बाद कहते फर्स्ट मेंबर्स से नहीं जानी जाएगी, इट विल हैव अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। ठीक है जी, चलें आगे। पक्का मेक श्योर करना है कि 5 हम लिख पाए, 5 के 5 फीचर। अब यहां पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी आती है, कॉर्पोरेट व्हील थ्योरी। व्हील का मतलब समझते हो? व्हील का मतलब पर्दा, घूंघट। फिर इस घूंघट को हम उठाएंगे भी, कौन सी थ्योरी में? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील में। तो ये थ्योरी बहुत आसान है। आप सबको सेपरेट लीगल एंटिटी पता लग गया? सेपरेट लीगल एंटिटी इज ऑल्सो कॉल्ड थ्योरी ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। मतलब कॉर्पोरेट व्हील थ्योरी कहां से ही आई है? सेपरेट लीगल एंटिटी। समझा सकते हो फिर बेटा कॉर्पोरेट व्हील थ्योरी क्या कहती होगी? कि कंपनी अलग है, मेंबर्स अलग हैं। कंपनी के किए गए कामों के लिए किसका नाम लगेगा? कंपनी का, ना कि उसके। कल को कोई कंपनी पे इल्जाम लगाया, किसके ऊपर लगेगा? कौन फाइन भरेगा? ये कौन सी थ्योरी कह रही है? कॉर्पोरेट व्हील थ्योरी। उसी को आगे ले आओ, सेपरेट लीगल एंटिटी को, आपकी ये थ्योरी बन जाएगी। और इसमें बड़ा ही एक लैंडमार्क केस लॉ है, सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी। फैक्ट्स रटने मत बैठना यहां तक। फैक्ट्स फिर से दोबारा से रिपीट कर रही हूं, क्या बनेंगे? केस स्टडी। पूरे फैक्ट ऐसे के ऐसे चिपका देगा एग्जामिनर, एंड में पूछेगा बताओ अब क्या करें। कैसे बताओगे? क्या लिख के आओगे वहां? ये सारी फैक्ट्स हैं बेटा, यहां पे है, ये समझाओगे वहां।
हेल्ड, हेल्ड का मतलब क्या होता है? किसका डिसीजन? कोर्ट का डिसीजन। ठीक है, एक बार 2-3 लाइनें थ्योरी की पढ़ें। यहां से बेटा व्हील नहीं आपको समझाना होता है क्या होता है, ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए, यहां से पढ़ेंगे। कॉर्पोरेट व्हील एक क्या है? जहां कंपनीज आइडेंटिफाइड सेपरेटली फ्रॉम द मेंबर। इस प्रिंसिपल का क्या इफेक्ट है? एक तो प्रिंसिपल के स्पेलिंग भी देख लो, आप सब PAL लिखते हो। प्रिंसिपल्स मतलब कौन से प्रिंसिपल? सिद्धांत वाले, PLE। तो इस थ्योरी का क्या मतलब है कि कंपनी और मेंबर्स के बीच क्या है? एक फिक्शनल व्हील। फिक्शनल मतलब जो दिखता नहीं है। ये देखो, ये कंपनी, ये इसके मेंबर, बीच में क्या है? एक व्हील। कर देते हैं काम, करते तो मेंबर या डायरेक्टर है, नाम किसका लगा देते हैं? कंपनी का। ठीक है, मतलब ये लाइन पढ़ो, मेंबर्स आर, जोर से पढ़ दो, मेंबर्स आर शील्डेड मतलब प्रोटेक्टेड फ्रॉम कंपनीज एक्शन, मतलब कंपनी के कामों से किसको प्रोटेक्शन मिलेगी? मेंबर्स को। लाइबल कौन होगी? इफ कंपनी इनकर्स एनी डेट और कॉन्ट्रावीन एनी, सब अटेंटिवली बैठेंगे। कॉर्पोरेट व्हील कंसेप्ट कौन क्या कहता है? मेंबर्स शुड, इन अदर वर्ड्स क्या एंजॉय करते हैं वो? कॉर्पोरेट इंसुलेशन। इंसुलेशन अगेन मीन्स प्रोटेक्शन। शेयर होल्डर्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्ट्स ऑफ कंपनी। समझाओ भाई, ये थ्योरी समझा दोगे? समझा दोगे? 2 लाइन में मुझे बताओ ये थ्योरी क्या कहती है? मेंबर्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द liability incurred by way of company's action, the debts or of a company। किसके हैं वो? कंपनी के, ना कि उसके। मेंबर्स क्या एंजॉय करते हैं? प्रोटेक्शन। कॉर्पोरेट इंसुलेशन, जो मर्जी करे, नाम किसका आएगा? इसी को सालमन केस में और हाईलाइट किया था कि कंपनी अलग, मेंबर्स अलग। अगर इसके फैक्ट याद है, फैक्ट्स याद है? एक सालमन नाम का पर्सन था, एक कंपनी में वही शेयर होल्डर था, वही क्रेडिटर था, वही फर्क इतना था वो सिक्योर्ड क्रेडिटर था और बाकी जो क्रेडिटर थे देवर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। कंपनी का निकल गया दिवालिया, करनी पड़ी बंद। जो भी पैसे आए, पैसे निकले, सालेमन कहता पहले वो पैसे मेरे। क्यों? क्योंकि मैं सिक्योर्ड क्रेडिटर हूं। बचे तो पैसे किसको मिलेंगे? अब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर चुप बैठेंगे। उन्होंने मचा दिया। क्या कहते अपनी कंपनी खुद ही क्या बनी फिर रहा है? क्रेडिटर, और खुद ही अपने आप को क्या वापस कर रहा है? पैसे। कहते पहले पैसे किसके वापस होंगे? हमारे। अब आपसे यही पूछा जाता है, क्या क्रेडिटर्स का यह बोलना सही है? आप क्या बताओगे? ये देखो, क्या बताओगे? कंपनी इज एट लॉ, पढ़ दो, डिफरेंट पर्सन फ्रॉम। ठीक है, यहां से पढ़ो, ऑल दो सेम पर्सन आर, सेम हैंड्स रिसीव, कंपनी इज नॉट द एजेंट ऑफ द, नॉर आर सब्सक्राइबर्स लाइबल फॉर, एक्सेप्ट टू द एक्सटेंट एंड मैनर प्रोवाइडेड इन द एक्ट। तो क्लियरली क्या पता चल गया? शेयर होल्डर कैन नॉट बी हेल्ड इवन दो ही होल्ड्स वर्चुअली द एंटायर शेयर कैपिटल। फाइनली किस बात पे स्टैंप लग गई कि कंपनी अलग, मेंबर्स अलग। ठीक है जी। तो अगर कल को सालेमन वाले केस पे क्वेश्चन आया, क्या समझा के आओगे वहां? कौन सी थ्योरी? कॉर्पोरेट व्हील थ्योरी। इसी बेसिस पे एंड में बोलोगे कि पैसे पहले सालेमन को ही वापस मिलेंगे, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को वापस नहीं। ठीक है, क्लियर है? इसी कॉर्पोरेट व्हील को बेटा हम क्या करेंगे? लेफ्ट। जो आपके दिमाग में चल भी रहा होगा कि ये बात तो सही नहीं है, कि गलती कौन करे? मेंबर, नाम किसका है? कंपनी का। तो लिफ्टिंग, हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील? बेटा, इज दिस कॉन्सेप्ट एन एक्सेप्शन ऑफ थ्योरी ऑफ
कॉर्पोरेट व्हील की क्या है ये? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब इसमें हम क्या मानेंगे कि कंपनी और मेंबर एक ही हैं, वो अलग अलग नहीं। मतलब कंपनी के एक्ट्स के लिए किसको लायबल करेंगे? मेंबर्स को, ना कि खुद कंपनी। तो लिफ्टिंग मींस लुकिंग बिहाइंड द, एज अ लीगल पर्सन, पर्दा उठाया और किसको लायबल किया? मेंबर्स को। डिसरिगार्डिंग कौन सी एंटिटी? एंड पेइंग रिगार्ड टू द रियलिटीज बिहाइंड द लीगल। एक बार दो बार पढ़ोगे अपने आप ये लाइंस ऐसे ही लिख पाओगे। कहते कोर्ट्स किसको इग्नोर करती हैं? कंपनी को। और किससे डायरेक्टली डील करती हैं? द कॉर्पोरेट व्हील इज सेड टू हैव बीन लिफ्टेड। तो व्हाट डू यू मीन बाय लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील? When members and company are not regarded as separate, they are regarded as one and the same. For every act of the company, members are made liable. This concept is called lifting of corporate. 5 circumstances हैं जिसमें कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट किया जा चुका है। कब कब? फर्स्ट, टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी। हमने जानना है कंपनी दुश्मन है कि दोस्त है। देखो कंपनी तो कौन सा पर्सन है? वो दुश्मन दोस्त तो हो ही नहीं सकती। तो कौन होंगे दुश्मन या दोस्त? कंपनी को चलाने वाले। तो जब भी ये चेक करना है कंपनी दुश्मन है कि दोस्त, कॉर्पोरेट व्हील को क्या करेंगे? और एक केस में ऐसा हुआ भी है। केस का नाम याद करेंगे? केस का नाम क्या है? डैमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर। ठीक है जी। तो कौन सी लाइन है यहां? वेयर लॉ रिलेटिंग टू क्या टेस्ट करना है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल। जहां पब्लिक इंटरेस्ट जियोपार्डी है। जियोपार्डी मतलब खतरे में है। कहते हैं नेचुरल पर्सन की तरह कंपनी दोस्त दुश्मन नहीं हो सकती। ठीक है, पहला समझ आया कब लिफ्ट करेंगे? फैक्ट्स वगैरह में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना कब कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट हुआ। पहले केस में, पहला केस बताओ कब कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट किया? टू डिटरमाइन द, क्या जज चेक करना है? कंपनी इज अ फ्रेंड और एनिमी। कॉर्पोरेट व्हील को क्या किया गया? लिफ्ट किया गया। दूसरे पे आओ, कब कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट किया गया? जब भी लोग कंपनी का सहारा लेते हैं, क्या बचाने के लिए? टैक्स बचाने के लिए। जैसे कि डिनशॉ मैनेक जी पेटेट ने किया था। इनका बहुत पैसा था इनके पास, इन्होंने 4 कंपनीज बनाई और ये पैसा थोड़ा थोड़ा करके इनमें लगा दिया। ऐसे लगाया कि क्या नहीं भरना पड़ना था? टैक्स। अब बताओ कंपनी बनाने का मकसद क्या था? इनकम छुपाना, टैक्स बचाना। क्या माना गया? कि कंपनी और डिनशॉ एक ही हैं और सारी इनकम पे क्या देना पड़ा? डिनशॉ को टैक्स देना। तो जब भी क्या करने के लिए? इवेड या टैक्स बचाने के लिए कोर्ट क्या कर देगी? डिसरिगार्ड कर देगी किसको? कॉर्पोरेट एंटिटी। समझ आ रहा है? ये पार्ट आता है सबको? थर्ड वाले पे आओ, टू अवॉइड, समझाओ फिर। लीगल ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मींस जब भी कोई पर्सन अपनी ड्यूटी से बचने के लिए कंपनी बनाएगा। इसमें कौन सी ड्यूटी से बचे थे? वर्कमैन को क्या नहीं, अपने लेबर को क्या नहीं देना चाहते थे? बोनस। तो एक कंपनी बनाई, अपनी इनकम उसमें छुपा दी। ठीक है ना, सब्सिडरी बनाई और अपनी इनकम उसमें छुपा दी। ज्यादा फैक्ट्स में मत जाना, इस केस के फैक्ट्स बहुत बड़े हैं, एक बार रीडिंग देना बस। ठीक है बेटा, लॉ को पढ़ने की स्ट्रैटेजी रखो, कल्ला कल्ला वर्ड पढ़ने मत लगो, उसको पढ़ो बेसिकली, बस आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, मीनिंग क्लियर होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया? ब्रश असाइड द सेपरेट एग्जिस्टेंस ऑफ अ सब्सिडरी का। फोर्थ केस, कब वो किया, लिफ्ट किया? जब सब्सिडरी बनाओगे टू एक्ट एज एजेंट। ये भी क्वेश्चन आता है। एक कंपनी को खुद को लाइसेंस नहीं मिल रहा था, उसने क्या किया? अपनी क्या बना ली? सब्सिडरी, और उसके नाम पे क्या अप्लाई कर दिया? लाइसेंस।
अब बताओ, क्या इस कंपनी को और सब्सिडरी कंपनी को एक माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा। जो काम खुद नहीं कर रहे थे, किसके थ्रू कर रहे हैं? कंपनी के थ्रू। इस केस में भी कॉर्पोरेट व्हील को क्या किया? जब जब कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट होगा ना बेटा, हम कंपनी को सेपरेट एंटिटी नहीं मानेंगे, हम कंपनी को क्या मानेंगे? एक ही मानेंगे। और लास्ट कब कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट हुआ? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, रीसेंट आरटीपीज एमटीपीज में ये क्वेश्चन है। केस का नाम रटना है। क्या है केस का नाम? गिलफर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्न। जब भी फ्रॉड करने के लिए कंपनी बनाओगे, कॉर्पोरेट व्हील क्या किया जाएगा? लिफ्ट किया जाएगा। क्या किया था गिलफर्ड ने ऐसा? बेटा गिलफर्ड एक कंपनी में काम करता था, जॉब करता था। उस कंपनी के इसको बहुत सारे सीक्रेट्स पता थे, तो कंपनी ने इसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि जब आप जॉब छोड़ोगे, हमारे सीक्रेट्स किसी को नहीं बताओगे, या फिर हमारे कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करोगे। इसने जॉब छोड़ी, बट क्या किया? जॉब छोड़ के अपनी खुद की एक कंपनी बनाई, अपनी बीवी को और अपने एक फ्रेंड को इसमें शेयर होल्डर बना दिया, और वही काम करना शुरू कर दिया जो इसकी पुरानी कंपनी कर रही थी, और सारे कस्टमर अपनी तरफ क्या करने लग गया? अट्रैक्ट। जब इससे पूछा गया कि तेरा तो क्या हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, तू ये काम नहीं कर सकता, क्या बोला इसने? कि मैं तो ऐसा कर ही नहीं रहा। कौन कर रही है? कंपनी कर रही है। अब बताओ, इस पर्सन को और कंपनी को हम अलग मानेंगे? नहीं माने। हमने क्या माना? जो काम कंपनी कर रही है क्या माना जाएगा? कौन नहीं कर रहा है? ये पर्सन नहीं कर रहा। ये देखो, कहते पर्पस क्या है फॉर्मेशन कंपनी का? टू अवॉइड विच इज नॉट permissible, therefore company was restrained from soliciting, मतलब attracting the customers of the employee। तो ये 5 केसेस में हमने कॉर्पोरेट व्हील को क्या किया? लिफ्ट किया, और कंपनी को और उसके बनाने वालों को सेम माना, अलग अलग नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट आपसे डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है। What is lifting of corporate wheel and in what circumstances corporate wheel has been lifted, या फिर ऐसे इंडिविजुअली केसेस पे केस स्टडीज बन सकते हैं। ठीक है जी, बताओ, कुछ बोलो, समझ आया है? किसी भी केस पे क्वेश्चन आ गया, कर पाओगे अटेम्प्ट? पक्का? केसेस के नाम अगर मैं आपको बोलूं कौन कौन से, एक तो ये कर लो अच्छे से, डिनशॉ मैनेक जी, सालमन करना है, डिनशॉ मैनेक जी, और एक गिलफर्ड वाला कर लो। सारे नहीं लर्न होते, 2 कर लो लिफ्टिंग वाले में, ठीक है? बाकी आए तो ऐसे लिख देना, इन वन ऑफ द फेमस केस लो। ठीक है जी, ये मेजर कॉन्सेप्ट समझ आया सबको? कुछ भी पूछना हो इसमें? चलिए जी, आगे फिर हम क्या शुरू करेंगे? क्लासेस ऑफ कंपनीज। सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन पहले करें, पहले मेंबर्स वाली पे आते हैं। यहां पे आओ जी, बहुत 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 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं प्राइवेट कंपनी पे, ओपीसी पे और स्मॉल कंपनी पे। नाम सुने हैं इनके? इन 3 तरह की कंपनीज पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप, मेजर 2 तरह की कंपनीज हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट। प्राइवेट आगे फिर 2 तरह की है, स्मॉल एंड ओपीसी। तो ये 4 तरह की कंपनीज इसमें पढ़ेंगे, पब्लिक, प्राइवेट, प्राइवेट आगे फिर 2 तरह की, ओपीसी एंड स्मॉल। ठीक है, करें शुरू। सबसे पहले पब्लिक, पब्लिक पे आए, प्राइवेट पे आए। कुछ बोलना चाहते हो तो बोलो। देखो जी, प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन अच्छे से करनी है। प्राइवेट कंपनी कौन सी कंपनी है? कोई सेक्शंस में जाने की जरूरत नहीं है। जिसके आर्टिकल्स में
क्या लिखोगे जब प्राइवेट कंपनी डिफाइन करोगे? मीन्स अ कंपनी, ये कुछ मत लिखना, विच बाय इट्स आर्टिकल्स। प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच बाय इट्स, जिसके आर्टिकल में आपको 3 चीजें मिलेंगी, आर, एल और पी। व्हाट इज आर? रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर। प्राइवेट कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को शेयर्स ट्रांसफर इजीली करने नहीं देती। अगला क्या है? लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू। प्राइवेट में मैक्सिमम मेंबर कितने होते हैं? 200। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जिसके आर्टिकल्स में, आर्टिकल समझते हो, आपको 3 क्लॉजेस मिलेंगे। क्या क्या? आर, एल, पी। आर क्या है? रिस्ट्रिक्ट क्या करती है ये? राइट टू ट्रांसफर शेयर। एल, एल क्या है? लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200। पी, पी क्या है? प्रोहिबिट। क्या प्रोहिबिट करती है? एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी ऑफ द सिक्योरिटी। मतलब ये कंपनी पब्लिक के पास अपने शेयर इश्यू करने नहीं जा सकती। अब जो पॉइंट देखने लायक है वो ये 200 वाला है। 200 से ज्यादा इसके मेंबर नहीं हो सकते, बट जब ये 200 की लिमिट काउंट करेंगे उसमें हम 2 लोगों को काउंट नहीं करेंगे। कौन कौन? वो लोग जो कंपनी की क्या करते हैं? एम्प्लॉयमेंट, और उसके क्या भी हैं? मेंबर्स। एंड सेकेंड, वो लोग जो कंपनी के मेंबर तब बने जब वो क्या थे? कंपनी के एम्प्लॉय, और आज वो एम्प्लॉयमेंट छोड़ चुके हैं बट दे कंटिन्यू टू बी मेंबर्स। 2 लोगों को 200 की लिमिट में काउंट नहीं करेंगे। एंड थर्ड पॉइंट, अगर 2 या 2 से ज्यादा लोगों ने एक शेयर होल्ड किया है, दे विल बी काउंटेड एज सिंगल मैन। तो इसी पे प्राइवेट कंपनी में केस स्टडी बनती है आपकी। ठीक है, मेरे पास अपना ना वो भी साथ रखना, समरी आज से, कल से अपनी समरी भी लेते आना। अगर मैं इसमें आपको वो दिखाऊं किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। कौन सा आ गया? कंपनीज एक्ट आ गया। ये देखो जी, दिख रहा है सबको 34 क्वेश्चन। आप सबके पास क्वेश्चन बैंक भी है, वहां भी मिल जाएगा ये क्वेश्चन। देखो जी, कंपनी के कितने मेंबर हैं? एक पब्लिक कंपनी है, उसके कितने मेंबर हैं? 230। 230 में डायरेक्टर और रिलेटिव कितने हैं? 190। एम्प्लॉयज, एक्स एम्प्लॉयज, शेयर्स कब अलॉट हुए एक्स एम्प्लॉयज को? व्हेन दे वर एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयमेंट छोड़ चुके हैं बट अभी भी क्या है? मेंबर। 5 कपल शेयर्स जॉइंटली होल्ड कर रहे हैं, हस्बैंड और वाइफ, मतलब मिलके कितने हैं वो? 10। अदर्स कितने हैं? 5। अब इसको अपने आप को क्या बनाना है? आपको एडवाइस करना है, प्राइवेट कंपनी बनाना है। 230 मेंबर हैं, मेंबर कितने करने पड़ेंगे? बताओ भाई, क्या इसे नंबर ऑफ मेंबर कम करने की जरूरत है? आपसे पूछा है। काउंट करके दो मुझे, कौन कौन काउंट करोगे? 190 काउंट होंगे। डायरेक्टर रिलेटिव काउंट होते हैं? होते हैं भाई। एम्प्लॉयज मेंबर भी हैं, नहीं काउंट होंगे, ये काउंट नहीं होंगे। एक्स एम्प्लॉयज नहीं होंगे। 5 कपल जॉइंटली होल्ड कर रहे हैं, 10 बन गए, काउंट कितने होंगे? 5।
जॉइंट होल्डर्स को कैसे काउंट करेंगे? 1। ठीक है, सब अग्री कर रहे हो? अदर्स कितने बच गए बताओ भाई? टोटल 200 चाहिए भी 200 हैं भी 200। ये क्या लिखा है? क्या लिखा है? कंपनी को अपने मेंबर कम करने की जरूरत, क्योंकि उसके मेंबर किससे ज्यादा नहीं हैं। क्या बिना मेंबर कम किए पब्लिक प्राइवेट बन सकती है? बस अब आप इस आंसर को समझाओगे कैसे पेपर में? ये लाइन लिखनी तो चलो आसान है, पहले शुरू कहां से करोगे? सेक्शन मत लिखना चाहें। प्राइवेट कंपनी होती क्या है? अभी जो सेम डेफिनेशन पढ़ के आए, प्राइवेट कंपनी इज अ कंपनी विच बाइज आर्टिकल्स क्या कर रही है? लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200। क्योंकि ये क्वेश्चन एल पे है तो एल वाला क्लॉज रखेंगे, आर और पी वाला नहीं रखेंगे। ठीक है, ध्यान इधर दो सारे। 2 से ज्यादा मेंबर को क्या काउंट करेंगे? सिंगल। जो एम्प्लॉयमेंट में है उन्हें काउंट नहीं करेंगे, और जो एम्प्लॉयमेंट में थे उन्हें काउंट नहीं करेंगे। फिर आपको सबको ये पता है, पहले प्रोविजंस आती हैं। प्रोविजंस मतलब लॉ इसके बारे में क्या कह रहा है। फिर बाद में क्या लिखते हो? एनालिसिस। एनालिसिस में अपना लिखते हो कि हम अब किन किन को काउंट करेंगे। एनालिसिस ऐसे शुरू होता है, इन द इंस्टेंट केस। ठीक है, इन द इंस्टेंट केस किस किस को काउंट नहीं करेंगे? एक्स एम्प्लॉय। अकॉर्डिंगली टेबल बना के समझा दिया। ये फाइनली क्या लिखोगे एंड में? कंक्लूजन, कि उसे अपने मेंबर कम करने की जरूरत नहीं। ऐसे करके आपको अपना आंसर लिखना है। कोई हो ही नहीं सकता है कि नंबर ना मिले। आप लोग क्या टेंडेंसी रहती है, शुरू में ही यस या नो लिखते हो, कहां से नंबर मिलेंगे? तो केस स्टडीज को लिखने का बस तरीका चाहिए बेटा। ये वाला सेम क्वेश्चन आप लोग अगर देखोगे बहुत ही बार पूछा गया है। बहुत ही केसेस इसके ऊपर आए हैं। सबने अपना क्वेश्चन बैंक, ये देखो, ये दिख रहा है सेम ऐसा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। बीच बीच में बातें क्यों होने लग जाती हैं? क्वेश्चन 13 दिख रहा है, ऐसा सा ही है ना? क्या सेम पूछा है? एडवाइस करो वेदर रिडक्शन करना जरूरी है या फिर नहीं। एक बार अपने हाथ से इन आंसर्स को लिख के देख लोगे तो जरूर लिख पाओगे। ठीक है, क्लियर है? अपना क्वेश्चन बैंक, अपनी समरी पास में रखना। मैं आज ग्रुप में सेंड कर दूंगी आप कौन कौन से क्वेश्चंस आपको लिख के मुझे देने हैं। ठीक है, मेक श्योर वो क्वेश्चन आंसर सबके लिखें। कुछ और बताओ, पूछना है? ठीक चल रहा है, ऐसे ही करना है? कोई और क्राइटेरिया अपनाना है? कुछ भी कोई चेंजेस चाहिए आपको, या जैसे क्लास है ऐसे ही चलने दें? कोई फास्ट तो नहीं लगा? वैसे तो बैच का नाम ही फास्ट ट्रैक बैच है, थोड़ा सा नॉर्मल बैच से वो रहेगा, बट जहां भी आपको लगा कि ये कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना है वहां मुझे रोक देना और ध्यान से कर लेंगे। ठीक है, किसी का कोई भी फीडबैक हुआ प्लीज फील फ्री बता देना, क्योंकि बेटा ये बैच आपके हिसाब से चलेगा टोटली। तो बिल्कुल हिचकिचाना नहीं है। कहीं भी लगा मैम आपका ये नहीं समझ आता, वो नहीं समझ आता, कुछ भी बोलना है तो प्लीज आके बताइएगा। ठीक है, आज इतना ही करें।